Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 19 अप्रैल 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पेरू को, काफ़ी चर्चा में है इंका सिविलाइजेशन की वजह से, तो अच्छे से इसको मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको तीन, पूछा गया है कि इन तीनों में स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि लगता है कि वो लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स मतलब कि ये जो पावर है वो केवल और केवल लोकसभा की ही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी को डिक्लेयर करने की पुष्टि करने का काम, क्या ये केवल और केवल लोकसभा की पावर है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस को पास करना, क्या ये केवल लोकसभा की पावर है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग, या फिर आप कह सकते हो राष्ट्रपति को दोषी ठहराया जाता है जिसके थ्रू रिमूव भी किया जाता है। तो क्या ये जो पावर है वो भी केवल और केवल लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपने बताना है कौन सा सही उत्तर है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 या फिर ऑप्शन डी 3 ओनली। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एप्पल का ऑफिशियल रिटेल स्टोर है वो भी इंडिया के अंदर में ओपन होने वाला है और वो कल ओपन हो चुका है। जो इमेजेस है वो पूरी तरह से इंटरनेट पर वायरल भी हुई। जो एप्पल के सीईओ हैं वो अभी इंडिया भी आए। अब एप्पल के बाद में बारी आती है नाइकी और एडिडास के जो जूते हैं, अब वो भी यहाँ पर मेड इन इंडिया होने वाले हैं, यानी कि इन शूज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग है, फुटवियर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब यहाँ पर इंडिया में होगी। तो इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। द हिंदू ने यहाँ पर इसको डिटेल से कवर किया है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद में लाइव मिंट हो गया, या और भी ढेरों आर्टिकल्स हो गए जो कि अभी इसी टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं, नाइकी एडिडास शू मेकर, यानी कि नाइकी और एडिडास जो फुटवेयर हैं इसको बनाने वाली जो कंपनी है पाउचेन, ये अभी तमिलनाडु में खासकर मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली है लगभग $281 मिलियन रुपीज़ नहीं सॉरी $281 मिलियन का यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इन शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग एक नाम देख पा रहे होंगे पाउचेन। ये पाउचेन क्या है, देखो पाउचेन दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांडेड स्पोर्ट्स फुटवेयर का मेकर है, ठीक है। तो यही यहाँ पर एक कंपनी खासकर जो पाउचेन है वो इन्वेस्टमेंट करेगी। और ये पाउचेन कंपनी एक ताइवानीज़ कंपनी है, यानी कि ताइवान की कंपनी है। और ऐसी जो अभी एप्पल रिटेल स्टोर बनाया जा रहा है वो भी बेसिकली यहाँ पर ताइवान की कंपनी के थ्रू ही लगाया गया है, ठीक है। तो ताइवान की काफ़ी सारी कंपनीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी के समय में इंडिया में आ रहा है। बात क्लियर हो गई। तो इतने डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट होगा। इसको अगर हम लोग बिलियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लमसम 23.02 बिलियन रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है ये किया जाने वाला है तमिलनाडु के अंदर में। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी साइन भी कर लिया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बोला जा रहा है कि आने वाले 12 सालों के अंदर में ये जो स्टेप उठाया गया है इसकी वजह से 20,000 लोगों को नौकरियाँ भी मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर छोटे छोटे और भी पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, उनको बहुत ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि इंडिया में फुटवेयर इंडस्ट्री का जो स्टेटस है वो क्या है। लेकिन उससे पहले अभी आपको ये समझना होगा, ये जो फुटवेयर है नाइकी, एडिडास, न्यू बैलेंस, टिम्बरलैंड, ये जो अलग अलग ब्रांड्स आ रही हैं
इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ताइवान की कंपनी है वही आज के समय में मैन्युफैक्चर कर रही हैं। और ये जो कंपनी है पाउचेन, इसका अपने आप में कह सकते हो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है साल 2022 का। लगभग 272 मिलियन पेयर्स ऑफ जो शूज़ हैं वो यहाँ पर दुनिया भर में भेजे गए थे इस कंपनी के थ्रू। इस कंपनी के ऑलरेडी कुछ प्लांट्स हैं, कहाँ पर, बांग्लादेश में, कंबोडिया में, म्यांमार में और वियतनाम में। अब इन देशों के अंदर में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। कहीं ना कहीं इंडिया में जो ये प्लांट लगेगा, अब इंडिया में जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी अब इन शूज़ की, तो इससे बांग्लादेश, कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा वो मैं अभी आपको आगे थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये, क्या ये पहली बार भारत में हो रहा है? हाँ, बिल्कुल पहली बार यहाँ पे भारत में हो रहा है। इस प्रकार का ये पहला इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कुछ नाइकी और एडिडास जैसी ब्रांड्स को लेकर, ठीक है। तो पाउचेन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर बोला है कि अभी तो हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है और आने वाले समय पर और भी ढेरों इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड। अभी मैंने आप लोगों से बोला था जैसे कि यहाँ पर वियतनाम, बांग्लादेश में ऑलरेडी इसके प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उन कंट्रीज़ को थोड़ा लॉस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप द हिंदू के आर्टिकल को थोड़ा और डिटेल से, इस वाले आर्टिकल को पढ़ोगे ना, तो आगे मेंशन किया गया कि इन देशों के अंदर में पिछले कुछ समय में जो डिमांड है इन शूज़ की वो कम हुई है। अब डिमांड जब शूज़ की कम हुई है तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग भी कम हुई है, प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो इसकी वजह से ये जो कंपनी है पाउचेन, इन्होंने लगभग वियतनाम के अंदर में 6,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, ठीक है। तो 6,000 जॉब्स कट डाउन कर दी गई इस कंपनी के थ्रू। तो आप कह सकते हो क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गई, तो यही इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन इंडिया में यहाँ पर अपने आप में डिमांड बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इसकी वजह से अब ये जो शिफ्ट है पूरी इस कंपनी का वो कहीं ना कहीं इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंडिया में ज़्यादा बड़ा इम्पैक्टफुल सिनेरियो ज़रूर से नज़र आने वाला है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं आगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर अभी आप लोगों ने बोला है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है तमिलनाडु में किया जा रहा है, अभी हमने ये पिक्चर देखा कि किस प्रकार से ये एग्रीमेंट वगैरह जो है एक्सचेंज किया जा रहा है, साइन किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि तमिलनाडु में ही क्यों? कहीं भी लगा सकते थे इंडस्ट्री। तो आपको पता होगा कि तमिलनाडु कहीं ना कहीं लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री के मामले में टॉप पर आता है। जो लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री है वो तमिलनाडु की बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु की लेदर इंडस्ट्री करती भी है। तो लेदर वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेदर इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी काम किया जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। इस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो फुटवेयर है वो तमिलनाडु की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, तमिलनाडु की साइड से हाई क्वालिटी लेदर फुटवेयर भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, जो फुटवेयर इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं ना, जूते चप्पलों की जब हम लोग बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो तमिलनाडु में ही हो रहा है। और बहुत सारे जो लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस है, उनके पास में स्किल्स हैं कि कैसे काम करना है। अब यहाँ पर कोई दूसरी बाहर की कंपनी आ रही है, कहीं पर भी प्लांट नहीं लगा सकती है ना, क्योंकि कहीं पर भी प्लांट लगाना पड़ेगा, अच्छा वर्कफोर्स भी चाहिए, उनको स्किल्स देना पड़ेगा, बहुत सारा और एक्स्ट्रा खर्चा होगा। लेकिन तमिलनाडु में ऑलरेडी सारी चीज़ें रेडीमेड तैयार हैं, तो इस वजह से वहाँ पर अगर प्लांट लगाया जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें प्रॉफिट में रहने वाली हैं और काम भी जल्दी शुरू हो सकता है, प्रॉफिट भी बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और इवन यहाँ पर इंडिया का जब हम लोग फुटवेयर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो भारत ना बहुत सारे फुटवेयर्स को बनाता है और बनाने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करता है। भले ही हम एक्सपोर्ट बड़े लेवल पर नहीं करते हैं, छोटे लेवल पर करते हैं, क्योंकि इंडिया की खुद पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है फुटवेयर्स का। लेकिन बात करते हैं तमिलनाडु की, तो इंडिया का जितना भी फुटवेयर एक्सपोर्ट होता है उसका 45% केवल और केवल तमिलनाडु से ही गया है पिछले 5 सालों में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि तमिलनाडु कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे आपने सुना होगा अरमानी का ब्रांड सुना होगा, गुच्ची का ब्रांड सुना होगा, ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर इन फुटवेयर्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो सब तमिलनाडु से जाता है, ठीक है। तो मतलब ये ऑलरेडी एक सूटेबल जगह है, तो इस वजह से यहाँ पर तमिलनाडु के ऊपर एक मेन फोकस किया गया है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये वाला पिक्चर ज़रूर देखना। यहाँ पे बात की गई है इंडिया के फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में। ये चीज़ें आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं क्योंकि कभी कभी जो ये पॉलिसीज़ हैं वो चर्चा में रहती हैं। देखो, जब हम लोग बात करते हैं दुनिया में जूते चप्पलों के प्रोडक्शन की, तो लमसम अगर हम मान के चलें कि दुनिया भर में 8 बिलियन की जो पॉपुलेशन है वो नज़र आती है, तो इससे दुगना यहाँ पर जो हमारे फुटवेयर्स उनका प्रोडक्शन होता है। दुनिया भर में जो फुटवेयर का प्रोडक्शन है वो लगभग 16 बिलियन पेयर्स के आसपास होता है,
ठीक है। अब जब इतना प्रोडक्शन होता है ना, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं। चाइना नंबर 1 पर है, चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और चाइना के बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है इंडिया। ठीक है, तो 2022 तक इंडिया जो है दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फुटवेयर और लेदर गारमेंट्स का। और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इतने बड़े लेवल पर नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, अगर 100% तक प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है तो 95% केवल और केवल इंडिया में ही कंज्यूम कर लिया जाता है। 5% का केवल और केवल प्रोडक्शन किया जाता है। आप लोगों ने इसके बारे में ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी 2022 तक का डेटा ये बोलता है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फुटवेयर और लेदर गारमेंट्स का, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है लेदर गारमेंट्स का। उसके बाद में 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है लेदर गुड्स का, और लेदर से बने हुए कुछ और एक्सेसरीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का स्टेटस है। और सबसे बड़े बड़े सेंटर्स कहाँ पर, यानी कि अगर सबसे ज़्यादा फुटवेयर का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, तो लेदर का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो कहाँ पे हो रहा है, तो खासकर तमिलनाडु में। तमिलनाडु सबसे ऊपर रखा गया क्योंकि सबसे नंबर 1 पर यही है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। और इंडिया के सबसे बड़े मार्केट कहाँ पे, यानी कि भारत प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन कौन खरीद रहा है हमसे, कौन कौन सी कंट्रीज़ खरीद रही हैं, तो आप देखोगे इंडिया का लेदर और फुटवेयर प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है यूएस, जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड, यूएई, चाइना, हांगकांग, बेल्जियम, पोलैंड। ये सब यहाँ पर एक मेजर मार्केट है। और इवन यहाँ पर यूएसए जो है ना, ये सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए सबसे बड़ा इंपोर्टर है लेदर और लेदर प्रोडक्ट्स का, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। भारत का जो लेदर का सामान है, लेदर से बने हुए सामान है, लेदर है, उसको सबसे ज़्यादा यूएसए इंपोर्ट करता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। 2022 तक का यहाँ पर ये डेटा है रिगार्डिंग लेदर एक्सपोर्ट्स। आई होप गाइज आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है इस पूरे के पूरे आर्टिकल के रिगार्डिंग। चलो फिर नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। फ्रंट पेज पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और दोनों के दोनों सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। सबसे पहला आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल कल भी मैंने आपको बताया था सेम सेक्स मैरिज को लेकर। देखो, सेम सेक्स मैरिज का मैटर अभी हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बहुत सारी पिटीशंस कोर्ट्स के अंदर में जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट के पास में यहाँ पर सारी पिटीशन आई। सुप्रीम कोर्ट इन पिटीशन की सुनवाई कर रहा है। मांग ये की जा रही है कि जो सेम सेक्स मैरिज है, जो ये समलैंगिक विवाह है, इसको एक लीगल रिकग्निशन दिया जाए, कानूनी मान्यता दी जाए, क्योंकि अभी इसको कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। तो मांग ये की जा रही है। बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आई और केंद्र सरकार ने यहाँ पर बोला है, क्या बोला कि देखो, अगर आप सेम सेक्स मैरिज को ये लीगल रिकग्निशन देते हो तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आज के समय पर मैरिज एक इंस्टीट्यूशन की तरह देखने को मिलता है ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वॉयलेट होती हुई नजर आएंगी, ऐसा यहाँ पर केंद्र सरकार का कहना है। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को कोई भी लीगल रिकग्निशन मिले, कोई भी कानूनी मान्यता मिले। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देख रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की है, बस खाली अभी लगातार 2-3 दिन से ये मैटर चल रहा है। आज भी देखते हैं क्या डिस्कशन होगा, बट उससे पहले कुछ और रेलिवेंट चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या बोला है। देखो, केंद्र सरकार ने बोला है कि देखो, ये जो मामले हैं ना, इसमें क्या हो रहा है कि जो भी लोग हैं उनके ऊपर ये मैटर थोड़ा छोड़ना चाहिए। हमारे समाज के ऊपर भी लोग यहाँ पर इस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, और जहाँ तक मानना है लोग यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पर सरकार का कहना है। केंद्र सरकार ने एक चीज़ और बोली है, जो सेम सेक्स मैरिज है, इसको कानूनी मान्यता दिए जाने पर जो हमारे पर्सनल लॉ हैं और समाज में जो लंबे समय से जो ये सोसाइटी वैल्यूज़ हैं, है ना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नज़र आएंगी, वो भी यहाँ पर इनका कहना है। इवन इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि देखो, अगर ऐसा मैटर है ही और समाज की बात आ रही है, सब चीज़ों की बात आ रही है, और जो करंट समय पर यानी आज के समय पर जो मैरिज सिस्टम है, जैसे शादियां हो रही हैं, उसकी बराबरी का दर्जा यहाँ पर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये नागरिकों के जो हित हैं उसको प्रभावित कर सकता है, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट डाल सकता है। और अगर कोर्ट इसे कानूनी मान्यता देती है, ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट से कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कानूनी मान्यता देती है तो इसका मतलब ये होगा कि कोर्ट को एक कानून को पूरी तरह से दोबारा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, दोबारा लिख रही होगी। और कानून लिखने का काम कोर्ट का नहीं है, ये किसका काम है, ये सरकार का काम है, पार्लियामेंट का काम है, इसको पार्लियामेंट देख लेगा। ये बात यहाँ पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बोली। ठीक है, बात क्लियर हुई। लेकिन अभी क्या हुआ, बहुत सारी जो पिटीशन है कोर्ट के अंदर में, वहाँ पर जो हमारे खासकर कह सकते हो कि ये जो सेम सेक्स मैरिज के कपल्स हैं, उनका अलग ही तर्क है। उनका कहना क्या है, देखो, जो सेम सेक्स मैरिज है, उन्होंने यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बताया है।
उनका कहना यह है कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट को देखते हो, उसका सेक्शन 4 को आप देखो, उसका सेक्शन 4 क्या बोलता है, किन्हीं भी दो नागरिकों को विवाह करने की इजाज़त दी गई है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, स्पेशल मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो क्या बोलता है, किन्हीं भी दो नागरिकों को विवाह करने की इजाज़त दी गई है। लेकिन जो इस स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 का सब सेक्शन सी जो है वो क्या बोलता है, वो सिर्फ पुरुष और महिलाओं को शादी की इजाज़त देता है। ठीक है, तो सेक्शन सी क्या बोलता है, पुरुष और महिलाओं को शादी की इजाज़त देता है। तो कहीं ना कहीं इस स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 4 के तहत तो ये मामला देखना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, अगर ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, ऐसा है, तो यहाँ पर हम इसको एक बार अच्छे से देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से जेंडर न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 4 इसका क्या बोलता है और सेक्शन 4 और सब सेक्शन सी क्या बोलता है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। एक जगह पर बोला जा रहा है कि नहीं दो नागरिक, वो दो नागरिक कोई भी हो सकते हैं, और एक जगह पर क्लियर बोला गया है सिर्फ पुरुषों और महिलाओं की शादी को इजाज़त दी गई है, वो सब सेक्शन सी के तहत दी गई है। ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम एक बार स्पेशल मैरिज एक्ट को भी अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब दूसरी चीज़ ये भी बोली जा रही है कि जो सेम सेक्स मैरिज वाले कपल्स हैं उनका एक और कहना है कि देखो बहुत दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ रही हैं, जो ये समलैंगिक शादी की मान्यता नहीं मिल रही है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको गोद लेने में परेशानी आ रही है। सरोगेसी जैसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर उसका जो लाभ है ये नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। इवन अगर जॉइंट अकाउंट खोलना है तो भी बहुत मुश्किल होता है, इनका ये भी कहना है। ठीक है, तो एट द लास्ट यहाँ पर इन कपल्स का यही कहना है कि जो ये समलैंगिक विवाह है ना, इसको मान्यता देकर कानून को जेंडर न्यूट्रल बना दो, काम खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है चलो हम देखते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट को, हो सकेगा तो हम करते हैं जेंडर न्यूट्रल का काम। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोई भी स्पष्ट चीज़ें नहीं आई हैं, बस खाली अभी सुनवाई हो रही है, क्या चल रहा है मैटर वो हम लोगों ने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगैलिटी मिल चुकी है, कानूनी मान्यता मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल कई देशों के नाम मैंने आपको बता रखे हैं, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, क्यूबा है, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, माल्टा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ताइवान, ब्रिटेन, अमेरिका। तो ये सारे कंट्रीज़ आपको नजर आएंगे जहाँ पर ऑलरेडी लीगल जो रिकग्निशन है वो दे रखा है इन लोगों को। ठीक है, चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। एक बात और है दोस्तों, देखो हो सकता है कि आज का वीडियो का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन रहे, है ना, लेकिन आप क्वालिटी में जाके थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आज मैं लो क्वालिटी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को अपलोड करने में परेशानी आ रही है। मैं यूट्यूब से 3 दिन से लगातार बात कर रहा हूँ, इस चक्कर में मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, माइग्रेन के पेन से मैं मतलब निकल कर आया था बाहर, वो दर्द फिर से शुरू हो चुका है सर में। मतलब वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाता है। अगर मैं सुबह सुबह इसको अपलोड करने पे लगा दूँ, 6 बजे लगा दूँ, तो 9 बजे तक वीडियो अपलोड हो रहा है। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, ऐसे यहाँ पर टाइम लग जा रहा है, जबकि वीडियो अपलोड होने में केवल 10 से 12 मिनट लगते थे। ठीक है, लेकिन 7 या 8 तारीख से रोज़ाना ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। बीच में 1-2 दिन थोड़ा बहुत सही हुआ, फिर उसके बाद मामला फिर वैसे ही हो गया। ठीक है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान रहते हैं कि सर आप वीडियो थोड़ा लेट अपलोड करो, तो आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझ रहे होंगे। देखो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ में होता तो मैं बिल्कुल कुछ ना कुछ कर सकता था, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ पूछो यूट्यूब से तो यहाँ पर ये इशू होगा, वो इशू होगा, वो सब के सब चेक कर लिए हैं, सब कुछ ठीक कर लिया, उसके बावजूद भी ये इशू है। दूसरे चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो वहाँ पर कल शायद एकदम से अपलोड हो गया था। ठीक है, तो मैं कुछ सोल्यूशन दूंगा आज शाम तक, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना यार। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, मुझे पता है आपको भी परेशानी हो रही है, बट कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अपलोड हो जाए, क्योंकि अपलोड होने में समय नहीं लगता है। जैसे 8 बजे तक मैं अपलोड कर रहा था बीच में, या 8-10 तक, अरे 8 बजे लगा होता हूँ, मतलब फिर भी यार आधा घंटा लग जाए, चलो ठीक है आधे घंटे में अपलोड हो जाए, लेकिन लग रहे हैं यहाँ पर 2-2.5 घंटा। इतनी देर में काफ़ी सारे लोग देख लेते हैं वीडियो। ठीक है, चलो देखते हैं यार। फिलहाल आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन ये टेक्निकल इशू है यार। देखो मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। चलो फिर जो अगला आर्टिकल ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इट्स बिल्किस टुडे, इट कैन बी एनीबडी टुमारो। बिल्किस बानो का केस आप लोगों ने यहाँ पर पहले भी सुना होगा, मैंने आपको पहले बिल्किस बानो वाला जो केस है वो पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, अब हुआ क्या, बिल्किस बानो केस को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में कुछ पिटीशंस हैं जिसकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार से बोला भी है
कि देखो ये जो काम किया गया है ना, यानी कि बिल्किस बानो का जो रेप हुआ था वहाँ पे जो 11 दोषी थे ना, उन दोषियों को जो रिहा कर दिया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आपने समय से पहले रिहा कर दिया है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ठीक है, तो क्या मैटर है और थोड़ा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो यहाँ पे जो जस्टिस KM जोसेफ हैं और साथ ही साथ यहाँ पर BV नागरत्ना हैं, इनकी बेंच ने इस पूरे मैटर की सुनवाई की थी। ठीक है, अब सुनवाई करते हुए इन जजेस ने पूछा सरकार से कि आपने दोषियों को रिहाई कर दी है, तो इन 11 दोषियों की जो रिहाई का कारण है वो बताओ। कोर्ट ने कहा देखो आज ये बिल्किस बानो के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये जो रिहाई आपने समय से पहले कर दी इन दोषियों की, वो कैसे की है, उसके पीछे का रीज़न दो। और अगर नहीं देते हो, आप दोषियों की रिहाई करने का कारण नहीं बताते हो, तो हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब कोर्ट ने इस मामले को ऐसे ही बोला, इसमें यहाँ पर केंद्र सरकार भी जो है अपने आप को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर बोलती है कि देखो अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर आता है कि यहाँ पर कोई रिहाई करने का रीज़न वगैरह मांगता है, तो इसमें जो अगर ये फाइल मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो इस मामले को हम लोग आगे भी अपील करेंगे। अपील का मतलब है इसके खिलाफ हम रिव्यू पिटीशन जो है वो लगाने पर विचार करेंगे, ऐसा यहाँ पर सरकार का कहना है। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दोषियों को रिहा करके आप इसमें क्या संदेश दे रहे हो, है ना। तो दोषियों की साइड से कहना यहाँ पर यह है कि इन्होंने यहाँ पर अपनी सज़ा जो है वो काट ली है, इनको सज़ा मिल चुकी है, इस वजह से यहाँ पर इनको रिहा कर दिया गया है। बट अभी मामला रुका नहीं है, अभी मामले को और आगे सुनवाई करी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 2 मई को, कब, 2 मई को दोपहर 2 बजे यहाँ पर इस पूरे केस की सुनवाई करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर अप्रैल का महीना चल रहा है, 19 अप्रैल है, 2 मई को यहाँ पर सुनवाई करेंगे, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पर ये बिल्किस बानो वाला जो केस है वो समझाता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हुआ यहाँ पर यह कि 15 अगस्त पिछले साल की बात है, इन 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था जेल से। अब ये 11 दोषी किस आरोप में जेल में थे, तो ये बात है साल 2002 की। साल 2002 में गोधरा कांड हुआ था। गोधरा कांड के दौरान यहाँ पर जो बिल्किस बानो हैं उनके साथ में इन 11 लोगों ने रेप किया था। फिर बिल्किस बानो के परिवार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया। पिछले साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने इन सभी दोषियों को जेल से जो है वो रिहा कर दिया। इसके बाद यहाँ पर बिल्किस बानो क्या करती हैं, नवंबर में, लगभग 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस पूरे मामले के खिलाफ जो है एक याचिका दायर करती हैं। उनका कहना यहाँ पर यह है कि जैसे यहाँ पर इनको जेल से छोड़ा गया, तुरंत यहाँ पर इनको जेल में वापस से डाला जाए। बोला यह जाता है कि देखो गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था ना, गोधरा कांड के बाद में लगभग ये समय था 3 मार्च 2002 का। तो 3 मार्च, वैसे जो गोधरा कांड शुरू हुआ था 28 फरवरी 2002 में ये पूरा दंगा शुरू हुआ था, लेकिन ये जो कांड है इसके बाद में 3 मार्च 2002 को दंगे और ज़्यादा भड़क गए थे। दंगों के दौरान हुआ यहाँ पर ये, दंगे के दौरान क्या हुआ, दाहोद जो ज़िला है उसमें, दाहोद ज़िले का जो जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, लिमखेड़ा, शायद लिमखेड़ा तालुका है वो। लिमखेड़ा तालुका में एक गांव है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो भीड़ है ना वो बिल्किस बानो के घर में घुस जाती है। और जो दंगाइयाँ हैं, दंगाइयों से बचने के लिए यहाँ पर बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ में एक खेत में छिपी जाती हैं। फिर तब बिल्किस बानो की जो उम्र लगभग 21 साल के आसपास थी और बोला जाता है वो 5 महीने की गर्भवती भी थी। दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ में गैंग रेप किया। फिर उनकी माँ और 3 और महिलाएं हैं, उनके साथ में रेप हुआ और इस दौरान काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु भी हुई। जब आप डिटेल्स पढ़ोगे तो वहाँ पे मेंशन किया जाता है बिल्किस बानो के परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या कर दी गई। फिर 6 लोग लापता हो गए जो वापस कभी मिले ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से पूरा मामला चलता रहा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे इनको पकड़ा गया था ना, मतलब कि जो दंगाइयाँ हैं जिन्होंने यहाँ पर रेप वगैरह किया, इस हादसे के समय में ये सब कुछ तो हुआ। फिर उसके बाद में गैंगरेप के जो ये आरोपियाँ थे, इन सभी आरोपी को लगभग 2004 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और जनवरी 2008 में सीबीआई ने एक स्पेशल कोर्ट ने, सीबीआई की जो एक स्पेशल कोर्ट है, उन्होंने क्या किया, 11 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर इस सज़ा को बरकरार रखा कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। अब आरोपियों को पहले मुंबई की आर्थर रोड जो जेल है वहाँ पे रखा गया था, उसके बाद नासिक में रखा गया, फिर लगभग यहाँ पे 9 साल बाद गोधरा की ही जो सब जेल है वहाँ पर इनको 11 लोगों को भेज दिया गया। फिर बाद में यहाँ पर फिर जैसे जैसे समय बीता ना, समय बीतने के बाद में जो है, अभी मैंने आपको बोला साल 2022 में नहीं, पिछले साल की बात है, इन लोगों को रिहा कर दिया गया।
अगर हम और डिटेल्स को देखें तो लगभग बात ही 27 फरवरी की। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में एक साबरमती एक्सप्रेस का जो ट्रेन का एक कोच है उसमें भीड़ ने आग लगा दी थी। और इसमें अयोध्या से जो लौट रहे थे लोग, उसमें 57 जो कार सेवक थे उनकी मौत हो गई थी। फिर उसके बाद 28 फरवरी से यहाँ पर ये दंगा भड़कना शुरू हो गया था और ये कुछ टाइम तक दंगा भड़का। उसके बाद क्या क्या हुआ वो चीज़ें मैंने आपको बताई। उसमें यहाँ पर एक बिल्किस बानो के साथ में भी यहाँ पर ये घटना हुई है। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मेंशन की है। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं एग्जैक्टली क्या था मैटर। अब क्योंकि लंबे समय तक ये न्यूज़ में रहने वाला है, क्योंकि अभी 2 मई को वापस से चर्चा में आएगा, तो एक बार मैंने आपको बढ़ा दिया है। आगे यहाँ पर अगर अक्सर चर्चा में आता रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी डेट का आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हो। ठीक है, तो आज का एनालिसिस देखकर आप यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को क्लियर कर सकते हो। एक टॉपिक यहाँ पर यह आता है, इसको हमने कल ही कवर कर लिया था। इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप लिंक कर सकते हो। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, तो इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर यहाँ पे अग्री कर लिया है कि दोनों आपस में जो व्यापार और इकोनॉमिक को लेकर संबंध है उसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे, रिलेशंस को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। क्योंकि अभी के समय पर कल मैंने आपको बताया था ना, जो व्यापार हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया के हित में नहीं है। इंडिया इम्पोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है रशिया से, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है। हम लोग अभी डिस्काउंटेड प्राइस में बहुत सारा कच्चा तेल खरीद रहे हैं, तो इंपोर्ट बहुत बढ़ चुका है, एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है। तो अभी यहाँ पर रशिया ने बोला है कि हम इंडिया से जो मशीनरीज़ वगैरह हैं और भी कुछ रॉ मटेरियल्स है वो सारा हम इंडिया से परचेज़ करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज से परचेज़ करना बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर में सैंक्शंस लगा रखे हैं। आपको पता होगा जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया था, तो उसके बाद में बोला जा रहा है जो व्यापार होगा वो भी यहाँ पर रूबल में होगा, यानी कि इंडियन करेंसी और रशियन करेंसी के अंदर ये व्यापार चलने वाला है। और इससे क्या होगा, व्यापार थोड़ा सा बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। तो इंडिया रशिया ने मिलकर अग्री किया है कि कैसे हम ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस को और गहरा और मजबूत कर सकते हैं, वो इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, व्यापार को बराबर लाने के ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे आज के समय में रशिया और चाइना के बीच में व्यापार बराबर का होता है। ठीक है, अगर $200 बिलियन का व्यापार हो रहा है रशिया चाइना में, तो 50% फ़ायदा रशिया को भी और 50% फ़ायदा चाइना को भी है। हम लोग भी और रशिया भी चाहता यह है कि जैसे इंडिया रशिया के बीच में व्यापार हो रहा है, तो अभी इंडिया को इतना फ़ायदा नहीं होता है। इंडिया केवल और केवल यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहा है रशिया से, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है, ना के बराबर कर रहा है। तो हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को बराबर कर दें, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आते हैं। देन उसके बाद में वर्ल्ड पेज पर आते हैं। वर्ल्ड पेज पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा सूडान के बारे में। तो कल हमारा एक एडिटोरियल रह गया था, आपको पता होगा कल मैंने बोला था सूडान क्राइसिस को लेकर एक एडिटोरियल कवर करना है। तो कोई बात नहीं, कल नहीं कवर कर पाए थे, आज ज़रूर से कवर करेंगे, है ना। तो अभी ये वाला आर्टिकल में जब हम एडिटोरियल सेक्शन पर आएंगे ना, तभी मैं आपको समझाऊंगा कि सूडान में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। काफ़ी सारे जो इंडियंस हैं वो भी अभी मारे गए। इंडियंस को बोला गया है जो आप सूडान के अंदर में है कि आप अपने घरों में रहो, बाहर बिल्कुल मत निकलो, क्योंकि अभी बहुत बड़ा दंगा छिड़ा हुआ है सूडान के अंदर में। उसके बाद में बिजनेस सेक्शन पर आते हैं। अब बिजनेस सेक्शन पे जो काम का आर्टिकल है, काम का एग्जाम के लिए, वो आपको ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो खैर बात करी जा रही है किस चीज़ के बारे में, आपको चलो इस वाले आर्टिकल का आइडिया दे देता हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ इस आर्टिकल के बारे में। खैर काम का यहाँ पर ये नहीं है इतना। बोला ये जा रहा है कि जो ये कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़, जब इन्होंने यहाँ पर रशिया के ऊपर में सैंक्शंस लगाने स्टार्ट किए थे, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या सोच रही थी कि रशिया का जो रेवेन्यू है वो आज के समय में ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना। लगातार सैंक्शन लगाए जाएंगे, कोई दूसरा देश इस व्यापार करेगा ही नहीं, रशिया का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, यूक्रेन के ऊपर अटैक होना कम हो जाएगा, रशिया कमज़ोर हो जाएगा। ये सब सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन रशिया का रेवेन्यू कम भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा होगा, लेकिन इतना भारी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? इंडिया, चाइना जैसे जो ये कंट्रीज़ हैं वो लगातार यहाँ पर रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में जो तेल है वो खरीद रही हैं। और इवन यहाँ पे कुछ और देश, अरब कंट्रीज़ भी आजकल फ़ायदा उठा रही हैं इनका। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे आर्टिकल कल पढ़े थे। कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, शायद फ्रंटलाइन का था, जाने किसका आर्टिकल था, मैं देखना पड़ेगा मुझे। जो अरब कंट्रीज़ है ना, वो तेल को बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, है ना, अलग अलग कंट्रीज़ में। वहाँ पे उनके पास में भरपूर मात्रा में तेल है, वो एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो आज के समय पर जब उनको डिस्काउंटेड प्राइस में तेल मिल रहा है ना, तो वो कर क्या रही हैं, डिस्काउंटेड प्राइस में तेल खरीद रही हैं अपने कंट्री में यूज़ करने के लिए, और जो अपना तेल है उसको महंगे दाम में बेच रही हैं, मतलब सस्ते दाम में खरीद रही हैं अपने देश में यूज़ करने के लिए, और जो उनका तेल है वो महंगे दाम में बेच रही हैं। भाई ऐसा काम चल रहा है। ठीक है, यही होता है जियोपॉलिटिक्स में। कोई भी यहाँ पर व्यक्ति किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, हर एक अपने इंटरेस्ट में यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी कि रशिया भी डिस्काउंटेड प्राइसेस में बहुत छोटे बड़े बड़े डिस्काउंट दे रहा है और भरपूर मात्रा में तेल खरीद रहा है, भारत भी खरीद रहा है। और इवन आप देख पाओगे सबको पछाड़ के रशिया आज के समय पर टॉप पर आ चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा तेल बेच रहा है इंडिया को।
फिर उसके बाद में यहाँ पर चाइना भी यही कर रहा है, चाइना ही बहुत सारा तेल जो है आज के समय पर रशिया से डिस्काउंटेड वे में खरीद रहा है। तो हुआ क्या, बहुत सारा फायदा रशिया का हुआ। रशिया का जो रेवेन्यू है वो जैसा कम होना चाहिए था वैसा कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज़ यहाँ पर सोच रही थी कि भाई बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर में, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो उसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। नाउ अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये आर्टिकल थोड़ा एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। अब आर्टिकल छोटा सा है लेकिन दमदार बहुत है। आप यहाँ पर ये समझना, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो झुकाव है, जो बायसनेस है वो कितना ज़्यादा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है जिसका मेन काम क्या है, दुनिया भर में जो व्यापार है उसको यहाँ पर कंडक्ट करना, व्यापार को यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम करता है। अब WTO ने एक केस को देखा और उस केस में यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में सुनवाई की है। IT प्रोडक्ट्स का यहाँ पर ये केस है। अब ये पूरा केस क्या है मैं आपको समझाता हूँ, और कैसे यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर इंडिया ने भी मतलब ठुकरा दिया है। इंडिया का जो इंडिया के अगेंस्ट में WTO ने इस केस की सुनवाई की है ना, तो भारत ने भी यहाँ पर बोला है कि ठीक है आपको जो करना है कर लो, हम लोग यहाँ पर इस केस की अपील करेंगे आगे WTO अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर में, जो अपीलेट बॉडी है उसके अंदर में अपील करेंगे और यहाँ पे आगे केस को हम लोग बढ़ाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर इंडिया का भी कहना है। लेकिन अब समझते हैं कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला जो ये डिस्प्यूट है, ये कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, बहुत पुराना है। ये बात है साल 2017 की। कब की? साल 2017 की। साल 2017 में क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल को बनाया, एक कमेटी टाइप बनाई जहां पर विवाद को निपटाने का फोकस किया। वो विवाद क्या था? IT प्रोडक्ट्स को लेकर हुआ। यहाँ पर यह कि इंडिया ने क्या किया, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं है ना, मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ जो ICT प्रोडक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसके इंपोर्ट के ऊपर में कुछ कस्टम ड्यूटी लगा दी। यानी अगर मोबाइल फ़ोन या बाकी सारे जो ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, ये इंडिया में अगर इंपोर्ट किए जाते हैं, इंडिया में अगर मंगाए जाते हैं, तो इस पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी। और वो जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो स्टार्टिंग में तो 10% थी और बाद में यहाँ पर इस कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 15% कर दिया गया और फिर बढ़ाकर बाद में 20% के आसपास कर दिया गया। तो 20% कस्टम ड्यूटी कर दी गई। अब इंडिया का तो कहना यह था कि हम इन कस्टम ड्यूटी को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि हम बाहर का जो मोबाइल सेक्टर है, बाहर का जो ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम अपने देश में एंटर होने से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने डोमेस्टिक मार्केट को ग्रो कर सकें, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे ग्रो कर सके, इंडिया के अंदर इन चीज़ों का प्रोडक्शन हो। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग थी कि हाँ इन चीज़ों को हम ग्रो करना चाह रहे थे उस समय पर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर 2017 में मेंशन की गई थी कि इंडिया के अंदर में हम इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इंडिया में ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन जो ये कदम इंडिया ने 2017 में उठाया था ना, इसके खिलाफ यूरोपियन यूनियन, US, चाइना, सिंगापुर, ताइवान, कनाडा, जापान, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ के जो मैंने नाम लिए ना, ये सारी कंट्रीज़ एक साथ इकट्ठा हो गई। आप देखो यूरोपियन यूनियन, जापान, ताइवान, यहाँ पे कम नाम दिए गए हैं, बट ये सारी जो कंट्रीज़ जिनके नाम मैंने आपको बताएं वो सब इंडिया के खिलाफ इकट्ठा हो गई और लेकर कंप्लेंट चले गए WTO के पास में। WTO के पास में क्यों गए? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है जो कि दुनिया भर में व्यापार को देखने का काम करती है। ये बोलती है कि हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं और उनको सभी को फॉलो करना है। कोई भी वायलेशन करेगा तो WTO यहाँ पर उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये सब कंट्रीज़ WTO में गई और इनका कहना ये था 2019 में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2019 में इस मैटर को चैलेंज किया गया। इनका कहना है इंडिया सही नहीं कर रहा है। इंडिया ने मोबाइल फ़ोन, कंपोनेंट्स, बेस स्टेशन या इन सब चीज़ों के ऊपर में जो खासकर कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ा दी है। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं इनको लॉस हो रहा है, ये प्रॉपरली एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं भारत के अंदर में। तो यहाँ पर ये कंप्लेंट कर दी गई WTO के अंदर में। अब इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में बोला कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग केवल चाहते हैं अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, हम नहीं चाहते बाहर से मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना, और डायरेक्टली मना तो कर नहीं सकते, इस वजह से हमने केवल एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। मतलब अगर देश में आएगा तो चार्ज बढ़ जाएंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी दो, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दो, है ना। तो ये हमने थोड़ा करने की कोशिश की है, बैन तो पूरा किया नहीं है ना। तो ये बात यहाँ पे बोली गई। तो WTO बोलता है देखो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा कुछ सही नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया बोलता है, मतलब WTO ने इसके अगेंस्ट में सुनवाई की कि देखो इंडिया बिल्कुल गलत कर रहा है, लेकिन इंडिया यहाँ पर बोलता है कि देखो अगर आप यहाँ पर डेटा देखोगे तो इंडिया ने कोई भी वॉयलेशन नहीं किया है, WTO के किसी भी नियम का वॉयलेशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर जो अग्रीमेंट हुआ था, ITA अग्रीमेंट, WTO क्या, क्योंकि WTO के कई सारे मेंबर हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारी कंट्रीज़ मेंबर है, भारत भी मेंबर हैं, ये सब क्या करती हैं, व्यापार के नियम को फॉलो करती हैं, WTO नियम देता है। तो एक अग्रीमेंट हुआ था 1996 में, 1996 में 1996 में ITA अग्रीमेंट किया गया था।
ध्यान रखना, आईटी एग्रीमेंट। आईटी एग्रीमेंट का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। ये किया गया था 1996 में, और इस एग्रीमेंट में इंडिया ने भी यहाँ पर इसको साइन किया था, सभी कंट्रीज ने साइन किया था। तो डब्ल्यूटीओ इसी एग्रीमेंट के बारे में बोलता है कि भाई इंडिया ने एग्रीमेंट ये साइन किया है, और आप अगर स्मार्टफोन पे अगर आपके देश में वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, आप उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हो, कस्टम बढ़ा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है, क्योंकि आपने ये साइन कर रखा है। इंडिया ने बोला कि बिल्कुल हम मना ही नहीं कर रहे, हमने साइन कर रखा है, लेकिन ये ध्यान रखो ये जो अग्रीमेंट है ये 1996 में साइन किया गया था, और उस समय पर स्मार्टफोन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो आईटी एग्रीमेंट में स्मार्टफोन को कवर नहीं किया गया था। तो ये बात यहाँ पे भारत बोलता है कि देखो आईटी एग्रीमेंट जो किया गया था ना, उसमें स्मार्टफोन को कवर नहीं किया गया था, तो इस वजह से हमने डब्ल्यूटीओ के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन नहीं किया है, और इस वजह से आगे हम डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी के अंदर में आगे क्या करने वाले हैं? अपील करने वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। मतलब आईटी एग्रीमेंट में ये चीज़ें कवर भी नहीं की गई हैं, बट फिर भी यहाँ पर डब्ल्यूटीओ इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा है। ये मैटर मैंने आपको जो ही बताया ना, वो सब मैंने आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दिया, यहीं से मैं आपको बता रहा था, एग्जैक्टली पढ़ा रहा था। ठीक है, की पॉइंट्स क्या हैं आईसीटी को लेकर, है ना, जो यहाँ पर ये कस्टम ड्यूटी है इंडिया ने 20% यहाँ पर बढ़ा दी थी अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर में, ये मैंने आपको बताया। फिर ये जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ यहाँ पर साथ में इकट्ठा हुई और इस मैटर को लेकर डब्ल्यूटीओ के पास में पहुंची। डब्ल्यूटीओ ने बोला कि इंडिया ने आईटी एग्रीमेंट साइन किया है। हाँ बिल्कुल, 1996 में इंडिया ने साइन किया था, 1997 से एग्रीमेंट काम करने लगा था, बट यहाँ पर इस एग्रीमेंट में इंडिया ने बोला कि देखो स्मार्टफोन को तो हमने कवर ही नहीं किया था, तो हम तो स्मार्टफोन के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से हमने कोई भी ट्रेड रेगुलेशन का वायलेशन नहीं किया है, तो इस वजह से हम आगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या करेंगे? अपील करेंगे। और अपील करने से क्या कोई फ़ायदा होगा? देखो मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिछले 4 साल से ये अपीलेट बॉडी काम ही नहीं कर रही है। क्यों? यूएस ने अपना दबदबा जमा रखा है। यूएस के खिलाफ यहाँ पे एक बार डब्ल्यूटीओ ने बोल दिया, यूएस ने क्या किया कि हमारे खिलाफ आप अपील करोगे तो चलो ठीक है, फिर डब्ल्यूटीओ के अंदर में जो जजेस होते हैं ना, उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं किया, है ना। यानी कि वो जो अपीलेट बॉडी होती है उसमें जो जजेस बैठेंगे, जो केस की सुनवाई करेंगे, अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहा है पिछले 4 सालों से, अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ का अपीलेट बॉडी सही से आज के समय पर काम नहीं कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ डब्ल्यूटीओ जो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये मतलब कितना ज़्यादा मतलब आज के समय पर वेस्ट के कंट्रोल में नज़र आता है, जबकि है ये एक इंटरनेशनल बॉडी सभी देशों के लिए, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज इसको आज के समय पर थोड़ा कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं, चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। दोस्तों आज एडिटोरियल के 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला इशू यहाँ पर यह है, तो जो राइटर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर का नाम है कलीश्वरम राज, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। इनका कहना यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मीडिया वन वाला केस देखा है ना, गजब, बहुत बढ़िया काम किया है मीडिया वन वाला केस देखकर। इनका कहना यह है, नहीं तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट सरकार की हाँ में हाँ करता हुआ आया है, लेकिन मीडिया वन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए। वो क्या है मैटर, आगे हम डिस्कस करेंगे, इनका एग्जैक्टली क्या है पॉइंट ऑफ व्यूज़। फिर दूसरा जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, सूडान क्राइसिस से संबंधित डिस्कस करेंगे। तो आज का मेंस क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर होने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक आर्टिकल डिस्कस किया सेम सेक्स मैरिज को लेकर, है ना। तो आज का जो आपका मेंस का क्वेश्चन होगा वो सेम सेक्स मैरिज को लेकर ही होगा। तो फटाफट पहले हम मेंस का क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद में आगे का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? सेम सेक्स मैरिज इज़ अ कॉन्टेंशियस इशू that has been subject of much debate and legal battles in India. Give your arguments for and against this issue. जो ये सेम सेक्स मैरिज है, समलिंग विवाह है, ये आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। तो भारत में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, कानूनी लड़ाइयाँ हो रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो इस मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में आपको अपने तर्क देने हैं, आर्गूमेंट्स देने हैं फॉर या अगेंस्ट में। आप सपोर्ट में हो सेम सेक्स मैरिज के या आप अगेंस्ट में हो, आप अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिख सकते हो और एक अच्छा सा आंसर लिख के 250 शब्दों में, ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, 250 शब्दों में सटीक आंसर लिखना है। अच्छा आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप फुल फॉर्म, सॉरी मेंस आंसर राइटिंग नहीं, मेंस ग्रुप, पूरा फुल फॉर्म लिखना, दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप लिख दोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं।
जब आप सभी लोग दो आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, इस तरीके से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप चल रहा है, आप भी ज़रूर से उसका हिस्सा बनिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से। अ जजमेंट दैट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं वो ये बोलते हैं कि जो मीडिया वन केस है, पहले मैं आपको बता दूँ मीडिया वन केस क्या है, क्योंकि ये थोड़ा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है। अगर ये बैकग्राउंड नहीं बताया तो मामला पूरा का पूरा अटक जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। मीडिया वन है क्या? देखो, मीडिया वन एक न्यूज़ चैनल है केरला का। अब हमारी सरकार ने इस न्यूज़ चैनल के ऊपर बैन लगा दिया था। अब बैन लगाने के बाद में ये मामला पहुंचता है आगे कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया। अब क्या बोलकर हटाया वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यही बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है। केंद्र सरकार ने ये बैन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो बार बार आप इस तरीके से किसी न्यूज़ चैनल पर बैन नहीं लगा सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया। ठीक है, तो आप समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। केंद्र सरकार यहाँ पर बीच में आती है। केंद्र सरकार ने एक न्यूज़ चैनल, मीडिया वन नाम का न्यूज़ चैनल जो है, इसके ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस है वो यहाँ पर रिन्यू करने से मना कर दिया। और इसका जब ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा तो ये मीडिया वन चैनल वापस से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो अपेक्स कोर्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि देखो जो इंडिपेंडेंट प्रेस है वो एक कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी जो ये मीडिया है इसका इंडिपेंडेंट होना, इनको एक फ्रीडम मिलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो सरकार की जो पॉलिसी है ना, इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो यार ये सही भी नहीं है, जिस प्रकार से यहाँ पे गवर्नमेंट ने मीडिया वन के ऊपर बैन लगाया है ऐसा सही भी नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान का जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सरकार ने क्या बोलकर बैन किया मीडिया वन को। सरकार ने ये बोला कि जो मीडिया वन है ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जा रहा है, देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में यहाँ पर ये पूरा का पूरा मीडिया वन न्यूज़ चैनल जा रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया कि मीडिया वन चैनल का जो लिंक है वो जमात इस्लामी के साथ में भी देखने को मिल रहा है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये बात यहाँ पर जो हमारी सरकार है उन्होंने बोला। अब ये बात ना केरला हाईकोर्ट को भी बोला, केरला हाईकोर्ट के पास में मैटर पहुँचता है, और केरला हाईकोर्ट ने भी यहाँ पे सरकार की सुनी और इस मीडिया वन चैनल के ऊपर बैन लगाए रखने के बारे में यहाँ पर बोल दिया। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है कि केरला हाईकोर्ट को जब सरकार ने बोला था कि भाई इस चैनल के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, तो हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया था, जो मैटर केरला हाईकोर्ट को दिया था ना वो सील्ड कवर में दिया था। यानी कि जो भी एविडेंस वगैरह जो भी दिए होंगे वो सील्ड कवर में दिए होंगे, एक लिफाफे में, एक एनवेलप में दिए होंगे, एक एनवेलप में दिया। अब वो एनवेलप इसके और इसके अलावा किसी को नहीं पता चल सकता, यानी जिसने दिया है और जिसको दिया है इसके अलावा वो मैटर किसी को नहीं पता चल सकता। इवन मीडिया वन को भी नहीं पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली क्या क्या मामला केंद्र सरकार ने केरला हाईकोर्ट से बोला है जिसके बाद हमारे ऊपर बैन लगा कर रखा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये बात होता है। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखो सरकार बार बार अगर नेशनल सिक्योरिटी का आर्गूमेंट देकर किसी मीडिया चैनल को बंद करती है, न्यूज़ चैनल को बंद करती है, तो ये चीज़ें कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, सरकार को ये चीज़ें रोकनी होगी। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया। सरकार ने क्या आर्गूमेंट दिया कि देखो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इस वजह से हम इसको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि देखो हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आप बोले हो नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैनल खतरा है। साथ ही साथ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और बोली है। क्या बोली है कि अगर आप यहाँ पर कोई तर्क दे रहे हो तो उसके पीछे एक मटेरियल एविडेंस दो। हवा में अगर कोई बात बोली जा रही है तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, इसके पीछे यहाँ पर एक बहुत ठोस सबूत होना चाहिए, मटेरियल एविडेंस होना चाहिए। और मटेरियल एविडेंस अगर दिया भी है तो वो सील्ड कवर में नहीं होना चाहिए। यानी कि एनवेलप अगर आप दे रहे हो, क्योंकि एक सील्ड कवर का प्रोसेस भी होता है कि कोर्ट में अगर कोई मैटर होता है तो उसको सील्ड कवर के थ्रू भी यहाँ पर सरकार जो है जजेस के पास में प्रेजेंट कर सकती है। अब सील्ड कवर जब भी मामला आता है ना, तो इसमें जो जजेस हैं और जिसने यहाँ पर ये सील्ड कवर यानी एनवेलप दिया है, जिसने आरोप लगाया है, केवल यहाँ पर जो है उन्हीं के पास में वो इन्फॉर्मेशन होती है और किसी को नहीं पता चलता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये जो आपने सील्ड कवर वाला मामला लिया है ना, ये कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस का अगेंस्ट में जाता है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में चले जाता है सील्ड कवर। तो कोर्ट ने यहाँ पर सील्ड कवर प्रोसीजर को डिसअप्रूव कर दिया कि आप सील्ड कवर में मत दो, क्योंकि मीडिया वन को भी नहीं पता कि आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो। उनको भी यहाँ पर उनकी भी तो सुनने को एक मौका देना चाहिए ना।
उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा उनके ऊपर बैन लगा दिया, और जब केस गया तो सील्ड कवर में यहाँ पर वो पूरा मटेरियल थमा दिया, और फिर उसके बाद में उस चैनल के ऊपर बैन रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो वो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। उस पार्टी को भी यहाँ पर अपना बात कहने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सील्ड कवर है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर नेचुरल जस्टिस को ये अफेक्ट करता है, बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। तो इस वजह से जो भी मैटर रखना है सामने रखो, मटेरियल सामने रखो, जिससे सबको पता चले एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है या नहीं है, तब उसके बाद यहाँ पर केस की सुनवाई की जाएगी। नहीं तो फिर ये मामला दबा दबा से रह जाएगा। और ऐसे में जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं कोई भी यहाँ पर अगर न्यूज़ चैनल इस प्रकार से काम कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से बंद करने की, उसका लाइसेंस वापस से रिन्यू करने का हक नहीं है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब होता क्या है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को हैंडल किया है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो ये लॉयर हैं जिन्होंने ये पूरा एडिटोरियल लिखा है वो खुश हो गए। उनका कहना यह है कि अभी तक ऐसा नहीं होता था। देखो ये पूरा केस तो मैंने आपको समझा दिया मीडिया वन वाला। इनका कहना यह है कि देखो पहले कई सारे मैटर गए सुप्रीम कोर्ट के पास में, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर, और भी कई सारे मैटर गए। सबके ऊपर जो सुनवाई है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ाता चला गया, है ना। इवन यहाँ पर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इस मामले को भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने थे उन सब मैटर को आगे बढ़ाता हुआ चला गया, ठीक है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है, यस, जो एपेक्स कोर्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने अपनी ग्लोरी को वापस से रीगेन करना स्टार्ट कर दिया है। और इस रीगेन को स्टार्ट करने के पीछे जो पहला केस है वो है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सीधा सीधा जो इलेक्शन कमिश्नर की जो ताकत है, मतलब इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करने की जो ताकत है वो सीधा सीधा यहाँ पर ले लिया गया एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। वो यहाँ पर पावर ही ले ली गई थी एग्जीक्यूटिव से, ये यहाँ पर बोला गया क्यों, कुछ ना कुछ इशू देखने को मिल रहे थे। तो हमारे जो लॉयर हैं जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है उनका कहना यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ साहब, इनका बहुत बड़ा रोल है कोर्ट को वापस से मॉडर्नाइज करने में। नहीं तो फिर यहाँ पर कोर्ट कहीं ना कहीं जो भी मैटर थे, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे, वहाँ पे कोर्ट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, सुनवाई आगे बढ़ाता जा रहा था। बट जैसा मीडिया वन के अंदर हुआ है वो रिमार्केबल है। मीडिया वन के अंदर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार के अगेंस्ट में जाकर ये कदम उठाया है वो बिल्कुल रिमार्केबल है और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। मीडिया वन जजमेंट को हम आगे भी याद रखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर इनका कहना है। फिर साथ ही साथ कहना है कि देखो ऐसे कई सारे बीच में केस आते रह गए जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अब पहली बार मीडिया वन केस निकल कर आया जिसके बारे में मैंने आपको समझाया, जहाँ पर टेलीविज़न चैनल का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया। सरकार ने बोला नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सबूत दिखाओ नेशनल सिक्योरिटी को कैसा खतरा है, और देना है तो सील्ड कवर जजमेंट, सील्ड कवर में मत दो, आप खुले में यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की साइड से मेंशन की गई है। तो बोला यह जा रहा है कि ये बिल्कुल सही किया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं तो फिर हो क्या रहा है ना, आजकल दुनिया भर में अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो बहुत सारे देशों में सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दबाया जा रहा है, पावर्स को ख़त्म किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर इजराइल में ये काम किया जा रहा था। आपको पता होगा इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके अगेंस्ट में बवाल प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट हुआ था इजराइल के अंदर में, है ना। आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी, वो आर्टिकल इतना कवर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले की बात है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट क्यों हुआ था? क्योंकि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने एक लॉ पास करने की कोशिश की, और लॉ पास करते हुए जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है, जो जज इंडिपेंडेंट होते हैं कि भाई यहाँ पर सरकार गलत कर रही है तो जज यहाँ पर सामने आए और बोले हाँ कि सरकार ने गलत किया है, ये काम नहीं हो सकता, जज का भी एक कंट्रोल हो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की थी इजराइल के प्रधानमंत्री ने, यानी कि जो जुडिशरी है उनकी पावर्स को यहाँ पर ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश की गई। और ऐसा ही और भी देशों में हुआ, जैसे पोलैंड के अंदर भी यहाँ पर ये काम किया गया। पोलैंड के अंदर में जो जजेस का रिटायरमेंट का एज है ना, वो यहाँ पर कम कर दिया गया, ताकि यहाँ पर जो बूढ़े जज हैं उनको घर भेज दिया जाए, नए नए लोगों को अपॉइंट किया जाए जो कि सरकार के प्रति थोड़े लॉयल हों, ठीक है। तो अगर जुडिशरी का ही झुकाव सरकार के प्रति हो जाएगा, यानी सरकार के साथ में जुडिशरी मिल जाती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, तो इसमें फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता सरकार के कानून को इम्प्लीमेंट करने से। सरकार कुछ भी लेकर आएगी, जुडिशरी भी कहेगी हाँ भाई ठीक है, फिर कुछ भी कोई भी यहाँ पर कानून लेकर आ जाएगा, जुडिशरी बोलेगी हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, है ना। नहीं तो फिर अगर कोई चीज़ अगेंस्ट में है ना, वाकई में यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हो रही है, ऐसा नहीं है गलती नहीं होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती हो रही है गवर्नमेंट की साइड से भी, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई दूसरा कंट्री का जो कोर्ट है वो आ सकता है सामने, अपेक्स कोर्ट किसी दूसरे कंट्री का सामने आ सकता है, वो बोल सकता है कि देखो यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इस चीज़ को हम आगे होने भी नहीं देंगे,
है ना। तो ये जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कई देशों ने ख़त्म करने की कोशिश की और उन देशों में बवाल हुआ क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, तो प्रोटेस्ट भी खूब दबाकर किया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपने देखी होगी। तो यहाँ पे जो राइटर है इनका एग्जैक्टली यही कहना है कि जो मीडिया वन जजमेंट है ये भी यहाँ पर इसी सिनेरियो में डेवलप किया गया है और ये दिखाता है कि जो जुडिशरी का एफर्ट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और अगर कोशिश की जाएगी कि जुडिशरी के इन जो पावर्स है उसको कम करने की, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हर बार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन के अंदर में बार बार टालेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसे ही यहाँ पर स्टेप उठाना पड़ेगा जैसे मीडिया वन के अंदर में ये स्टेप उठाया गया है। क्योंकि यहाँ पर जजेस का मेन काम क्या है, जो डेमोक्रेसी है देश की उसको प्रोटेक्शन देना, डेमोक्रेसी को यहाँ पर बचाए रखना। नहीं तो फिर यहाँ पर अगर जज भी सरकार के साथ में मिल जाए तो सरकार जो भी कानून ला रही है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब डेमोक्रेसी एक तरीके से ख़त्म ही हो गई ना। जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वो यहाँ पर करना है, इसके खिलाफ ये स्टेप उठाना है तो जुडिशरी उठाएगी, इसके लिए ये करना है वो करना है, जो बोल दिया वो लेकर आना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होगा, एक डेमोक्रेसी जो चीज़ है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो मिल रही होगी कि एग्जैक्टली यहाँ पर राइटर क्या मेंशन करना चाहते हैं। केस मैंने आपको समझा दिया, इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ आते हैं हम लोग अपने सेकंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर। नाउ दोस्तों जो अगला एडिटोरियल है वो है सूडान ट्रेजेडी को लेकर। तो सूडान में अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको लेकर ये पूरा का पूरा आर्टिकल कवर किया गया है। तो मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली सूडान में क्या हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इंटरनल पूरा मैटर क्या है और इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले सूडान को अच्छे से मैप में देख लो। सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नज़र आएगा और यहाँ पर आपको ये सूडान नज़र आएगा। सूडान पहले एक बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था अफ्रीका का, क्योंकि ये साउथ सूडान भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। बाद में साउथ सूडान टूट गया इससे और ये अलग अलग हो गए, बाद में यहाँ पर ये सूडान बनकर आता है। ठीक है, तो सूडान आपको ये देखने को मिलेगा। सूडान में एक और रीजन आपको ध्यान में रखना है, दारफुर रीजन। क्या नाम है? दारफुर। दारफुर रीजन ये वाला रीजन है। इस रीजन के बारे में बहुत चर्चा होने वाली है, तो आपने इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना है। सूडान ये है, सूडान के वेस्टर्न रीजन में ये दारफुर रीजन है और इस वाले रीजन और इस वाले रीजन यानी कि जो दो हिस्से हैं ना, इन्हीं दो हिस्सों में देश के लड़ाई चल रही है, इंटरनल पूरी यहाँ पर विवाद चल रहा है पावर को लेने में। तो स्क्रीन पर आप नीचे देख सकते हो इस सारे के सारे रेलिवेंट पॉइंट्स को। तो हुआ क्या है कि सूडान में ना सूडान की मिलिट्री और इनकी जो पैरामिलिट्री है इनके बीच में जो है ये विवाद पूरी तरह से चल रहा है। अच्छा, जो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बोला था, कौन सा पॉइंट बोला था? दारफुर रीजन वाला पॉइंट, उसको यार ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि अभी हम उस पॉइंट के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो हुआ क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि सूडान में भी रिसेंटली एक लड़ाई देखने को मिली जहाँ पर सूडान की आर्मी एक तरफ हो गई और इनकी पैरामिलिट्री फोर्स एक तरफ हो गई, दोनों के बीच में क्लैश हो गए। ठीक है, अब ऐसा नहीं एकदम से क्लैश हो गया, पिछले कुछ सप्ताह से लगातार टेंशन बनी हुई थी। तो सूडान में ना एक तरफ इनका पैरामिलिट्री ग्रुप है, उस पैरामिलिट्री ग्रुप का नाम है RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स यहाँ पे नाम है, और वो जो ग्रुप है उसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद हामिद डैगलो। डैगलो यहाँ पर आज के समय पर रैपिड सपोर्ट फोर्स को पूरी तरह से लीड कर रहे हैं। ठीक है, डैगलो इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, डैगलो इसको लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनकी मिलिट्री है और मिलिट्री के हेड कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतह अल बुरहन। बुरहन ध्यान रख सकते हो, जो है इनके मिलिट्री हेड हैं। अब इन दोनों के बीच में यानी कि इधर पैरामिलिट्री ग्रुप हो गया, इधर मिलिट्री ग्रुप हो गया, दोनों के बीच में यहाँ पर जो लड़ाइयाँ हैं वो चल रही हैं। सवाल यह है कि सूडान के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही है एकदम से हो ही नहीं होंगी, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर स्टार्ट होती है? देखो, इस लड़ाई का, इस कॉन्फ्लिक्ट का जो ओरिजिन है वो है अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 में आप देखोगे तो सूडान के जो सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले जो प्रेसिडेंट थे, सूडान के जो राष्ट्रपति थे, जो लंबे समय से 30 साल से जो सर्व कर रहे थे, प्रेसिडेंट ओमार अल बशीर, इनको उठाकर पद से फेंक दिया गया, यानी इनके पद से उठाकर फेंक दिया गया अप्रैल 2019 में। और किसने फेंका? मिलिट्री जनरल ने। ठीक है, और उसके बाद में मिलिट्री जनरल जो है वो अपना जो रूल है वो यहाँ पर लेकर आने लगे। अब जब यहाँ पर ओमार अल बशीर को हटा दिया गया पावर से, जो लंबे समय से प्रेसिडेंट के पद पर थे, तो जैसे ही हटे, जो लोग थे देश के, सूडान के, उनकी मांग ये थी कि देखो, हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होना, हम चाहते हैं एक सिविलियन गवर्नमेंट बनना जो कि लोगों की वोटिंग देकर यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट बनकर आए, है ना, लोग यहाँ पर वोट देकर अपने मन पसंदीदा जो सरकार है उसको यहाँ पर बैठा सकें। तो ये यहाँ पर लोगों की डिमांड थी कि एक सिविलियन गवर्नमेंट को बनाना। अब हुआ क्या, इसी वजह से यहाँ पर सोवरेनिटी काउंसिल है उसको बनाया गया।
सॉवरेनिटी काउंसिल क्या है? एक पावर शेयरिंग बॉडी है मिलिट्री ऑफिसर्स की और सिविलियंस की। मिलिट्री ऑफिसर और सिविलियंस दोनों की पावर शेयरिंग बॉडी बनाई गई, किस उसका नाम था, मतलब सॉवरेनिटी काउंसिल को बनाया गया। अब जो ये काउंसिल है ये सूडान को लीड कर रहा था, जो इलेक्शंस हैं और उसमें भी लीड कर रहा है। और अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं 2023 में, आपको ध्यान में रखना है, अभी ये जो साल चल रहा है ना, इसके अंत में सूडान में फिर से इलेक्शंस होने वाले हैं, उसको भी यहाँ पर लीड करेगा ये सॉवरेनिटी काउंसिल। और सॉवरेनिटी काउंसिल में मिलिट्री पावर और सिविलियंस दोनों की पावर, मैंने मिलिट्री और जो सरकार जो बन रही है लोगों की चॉइस से, उसका दोनों की पावर्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब होता यहाँ पर यह है कि बीच में ना एक और नए प्रेसिडेंट भी आए जिनका नाम है अब्दुल्ला हमदोक। अब्दुल्ला हमदोक को यहाँ पर सूडान का प्रेसिडेंट बनाया गया थोड़े समय के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा तब तक के लिए इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए। अब क्या हुआ, अक्टूबर 2021 में मिलिट्री ने इस हमदोक को भी यहाँ पर सरकार के पद से उठाकर फेंक दिया, हटा दिया कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। अब जो ये नया अरेंजमेंट हुआ, यानी कि देखोगे 2019 में अल बशीर जो है इनको हटाया गया था, उसके बाद से यहाँ पर बीच में एक और नए प्राइम मिनिस्टर बने, उनको भी हटा दिया गया। तो तब से अब तक ना सूडान के अंदर में एक स्टेबल सरकार नहीं बन पाई है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमदोक को हटाया गया तो हमदोक को हटाने के बाद में जो बुरहान है, बुरहान यानी कि मिलिट्री के लीडर, पैरामिलिट्री नहीं, मिलिट्री वाले जो लीडर हैं बुरहान, ये यहाँ पर देश के लीडर बन जाते हैं, डिफैक्टो लीडर बन जाते हैं, ठीक है। और डैगालो, डैगालो जो कि आरएसएफ का यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट, आरएसएफ का लीडर है, तो डैगालो को यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो बुरहान और डैगालो दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, यानी कि एक तरफ मिलिट्री और एक तरफ यहाँ पर दूसरी पैरामिलिट्री। अब दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। अब दोनों का मेन मकसद क्या है कि आगे यहाँ पर सबको रूल करना, पूरे देश को अच्छे से चलाना। और क्योंकि मैंने आपसे बोला था इस मैप को अच्छे से देखना, तो इधर यहाँ पर सूडान के इस वाले मेन रीजन में ना जो अरब्स हैं, इधर यहाँ पर ऊपर जो अरब कंट्री हैं वहाँ से कई सारे लोग आकर अरब्स रह रहे हैं। और इधर दारफुर वाले रीजन में नॉन अरब्स रह रहे हैं। नॉन अरब्स मतलब कि सूडान के लोकल लोग, अफ्रीकन पीपल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इधर यहाँ पे नॉन अरब्स हैं, इधर यहाँ पर अरब्स हैं। और इधर मैंने आपको बोला था कि जो सरकार है, मैंने बोला कि जो मिलिट्री है और पैरामिलिट्री है, दोनों के लीडर साथ में आए, है ना। बुरहान और डैगालो दोनों मिलकर यहाँ पे काम करने लगे। अब क्या होता है, वैसे आरएसएफ जो बनी थी, आरएसएफ का जो लीडर है डैगालो, वो ऐसे नहीं बनी थी, आरएसएफ को बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, है ना, उन्हीं को यहाँ पर इकट्ठा किया गया और उन्हीं से मिलकर कर यहाँ पर ये जो मिलिशिया है वो बना दिया गया था। तो करंट समय में जो सूडान में लड़ाई चल रही है, वो अभी ये जो दोनों लीडर जो बने हैं, जो मिलकर काम कर रहे थे, इन दोनों के बीच में ही टसल हो गया, यानी कि आर्मी और आरएसएफ, आर्मी और आरएसएफ, इन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो 2021 में जो तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद से जो रिलेशन है मिलिट्री और आरएसएफ दोनों के यहाँ पर ख़राब हो गए। तब से यहाँ पर आप देख पाओगे जो प्रॉब्लम्स है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो बुरहान और डैगालो दोनों आपस में भिड़ चुके हैं, यानी कि मिलिट्री और आरएसएफ यानी पैरामिलिट्री दोनों आपस आमने सामने खड़े हुए हैं। तो इस वजह से जो क्लैश है वो चल रहा है। अच्छा, इसके पीछे का एक और कोई कारण होगा, ऐसे कैसे भिड़ गई है? देखो कारण यहाँ पर यह था कि जो डैगालो हैं, डैगालो जो आरएसएफ के लीडर हैं, डैगालो का कहना यहाँ पर यह है कि आरएसएफ के जितने भी यहाँ पर मिलिट्री मेंबर्स हैं, पैरामिलिट्री मेंबर्स हैं, उसमें 10,000 लोगों को सीधा सूडान की आर्मी में ऐड किया जाए। यानी कि बुरहान जो कि मिलिट्री जो आर्मी लीडर हैं, उनसे बोला गया कि आरएसएफ के 10,000 मेंबर्स को सीधा यहाँ पर मिलिट्री में ऐड कर दो। डैगालो ने ये बात रखी, लेकिन यहाँ पर बुरहान ये बात माने नहीं कि मैं यहाँ पर इतने सारे लोगों को ऐड नहीं कर सकता, है ना। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो क्लैश है दोनों के बीच में देखने को मिला। और इन चीज़ों के पीछे और भी कई सारे रीज़न है, दूसरे फॉल्ट लाइन्स भी हैं, क्योंकि जो लोग हैं ना, लोग आज के समय पर बहुत प्रॉब्लम में हैं। प्रॉब्लम कैसी? हालात जो हैं सूडान के अंदर में वो बहुत ज़्यादा बदतर हैं, हालात बहुत ज़्यादा गंभीर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो गरीबी हो गई है या और भी इश्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब हो क्या रहा है ना कि आरएसएफ जो है वो धीरे धीरे अपने पूरे सूडान देश के अंदर में बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर सूडान में आरएसएफ फैलता जा रहा है। तो अभी यहाँ पर जो बुरहान है, जो आर्मी के लीडर हैं, उनको डर है कि मेरे हाथ से सारी पावर छिन जाएंगी, आरएसएफ यहाँ पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेगा। तो इस चक्कर में दोनों के बीच में जो बैटल है, दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो यहाँ पर छिड़ी पड़ी है। सवाल यहाँ पर यह है कि इस पूरे क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखो सूडान के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। सूडान अगर आप साइज़ वाइज देखोगे तो तीसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हो डेमोक्रेसी आई फिर गई, फिर आई फिर गई। लगातार यहाँ पर जो सरकार है वो आज के समय पर स्टेबल नहीं है, स्थिर सरकार आपको नहीं देखने को मिलेगी। और जो बैटल है आर्मी और आरएसएफ के बीच में, यह बैटल ने कहीं ना कहीं यहाँ पर डेमोक्रेसी को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है और ज़्यादा खतरे में डाल दिया डेमोक्रेसी को, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं सत्ता को लेना, दोनों ही चाहते हैं पावर्स को हैंडल करना। दूसरी तरफ सूडान की इकोनॉमी लगातार यहाँ पर सफ़र कर रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कर्ज यहाँ पर अभी सूडान ने ले रखा है।
तो कहीं ना कहीं देश जो है पूरी तरह से कोलैप्स होने की कगार पर है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो सूडान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमने समझ लिया। अब इंडिया के ऊपर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भारत के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। पिछले कुछ समय में इंडिया ने बहुत अच्छे रिलेशंस सूडान के साथ में डेवलप कर लिए थे। इवन यहाँ पे सूडान की सरकार और इंडिया की सरकार ने मिलकर बहुत सारे काम किए। आप ये देखो, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, जो भारत में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, वही ने उसी इलेक्शन कमीशन ने सूडान के अंदर में पहले जनरल इलेक्शन में मदद की थी। उसी इलेक्शन कमीशन ने मदद की कि सूडान में पहला जनरल इलेक्शन हो सके, ऑर्गेनाइज हो सके। ये काम 1950 में किया गया था। तो रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा पुराने आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया और सूडान के। इंडियन जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आज के समय में सूडान की शुगर इंडस्ट्री के अंदर में या फिर रेलवेज़ के अंदर में। पिछले 10 सालों में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है सूडान के एनर्जी सेक्टर में। इवन साल 2003 के अंदर में इंडिया का जो ONGC विदेश लिमिटेड है, इन्होंने 750 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर दिए हैं। कहाँ पर? सूडान की कंपनी में, जो सूडान की ऑयल कंपनी है ना, किस नाम है, तालिस्मान ग्रुप इन द ग्रेटर नाइल पेट्रोलियम ऑपरेटिंग कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो कि इस कंपनी के अंदर में बहुत सारा जो इक्विटी है, इस कंपनी का जो शेयर है वो अभी परचेज कर लिया है भारत ने। ठीक है, तो ये नेचुरल तरीका, मतलब नेचुरली आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का इतना सारा रोल है अगर सूडान में, तो अगर सूडान कोलैप्स करता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के इन सभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर या इंडिया के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा, दोनों के रिलेशंस के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई नाउ। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद में करते हैं वीडियो का अंत। ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब क्वेश्चन ये था कि लोकसभा के पास में एक्सक्लूसिव पावर्स कौन कौन सी हैं, आपसे यहाँ पर 3 स्टेटमेंट के थ्रू पूछा गया था। तो इसमें पहला, एमरजेंसी को डिक्लेयर करने की पुष्टि करना, ये बिल्कुल गलत है। एमरजेंसी अकेले यहाँ पर लोकसभा बिल्कुल भी नहीं डिक्लेयर कर सकता। दूसरा स्टेटमेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इसके अगेंस्ट में कोई मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस पास करना, यानी कि सरकार गिरानी है तो क्या लोकसभा गिरा सकता है? हाँ बिल्कुल, लोकसभा के हाथ में ताकत है कि वो सरकार गिरा सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस पास किया जा सकता है। KGF मूवी देखी होगी, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में तीसरा, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना, यानी कि प्रेसिडेंट को दोषी ठहराकर रिमूव करवाना। तो ये क्या लोकसभा के हाथ में? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट देखोगे तो वहाँ पर जब राज्यसभा का एक बहुत बड़ा रोल है तो लोकसभा अकेले कैसे रिमूव कर सकता है? तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में लोकसभा का अकेला रोल नहीं है। तो इसके बेसिस पर अगर हम एक्सक्लूसिव पावर्स की बात करें तो स्टेटमेंट 2, केवल और केवल स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर B इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। कैसे गलत है? मैंने आपको बता दिया कि इमरजेंसी का अगर यहाँ पर अप्रूवल लेना है तो दोनों हाउसेस से लिया जाता है। और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 यहाँ पर क्लियरली बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं टू द हाउस ऑफ द पीपल। सो ओनली लोकसभा जो है वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकता है सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में। फिर स्टेटमेंट 3 यहाँ पर बोलता है, देखो स्टेटमेंट 3 जो है वो भी हमारा गलत है। स्टेटमेंट 2 तो सही है, स्टेटमेंट 3 हमारा गलत है। स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो प्रेसिडेंट को यहाँ पर इम्पीच किया जा सकता है अगर वो संविधान का वॉयलेशन करते हैं तो, और वो काम यहाँ पर दोनों ही हाउसेस के थ्रू होगा। ऐसा नहीं है केवल यहाँ पर ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। ठीक है, राज्यसभा के पास में भी यहाँ पर ये पावर्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो एक कोई ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर नहीं देखने को मिलती है, ये मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है। चलो आगे आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सारा का सारा इंपॉर्टेंट सा सेशन। आई होप गाइज आपको सभी कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।